देखिए राजीव जी, जहाँ तक भारत का सवाल है, किसी भी हालत में भारत नहीं दिखना चाहता है दुनिया की आँखों में कि वो दूसरे एक पड़ोसी देश की इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर कर रहा है। उससे भारत का नुकसान और डबल हो जाता। मैं ये मानता हूँ कि जो इस समय पर जो हालत है, वो भारत के हित में नहीं है। लेकिन अगर हम इंटरफियर करते तो हमारी स्थिति और भी खराब हो जाती। ये एक बड़ा गंभीर मामला हो गया था। अभी क्या भारत के पास वो ताकत थी कि वो जो प्रोटेस्ट ढाका में हो रहे थे, उनको रोक सके? मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास वो ताकत थी। उसको हम रोक नहीं सकते थे। ये इनका इंटरनल मामला है और ये विदेशी ताकतें जमात के साथ मिलकर और जो उनकी जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, बीएनपी है, उसके साथ मिलके उन्होंने ये स्टेज किया है। और ये मूवमेंट इतना पॉपुलर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को अंदर आने पड़ा। और एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है रिजर्वेशन नहीं होगी, वो फिर भी बंद नहीं हुआ। और ये कहता है क्योंकि ये दोबारा फिर शुरू हो गया, जबकि उनके पूरी डिमांड्स को पूरा कर दिया गया था। ये पॉइंट करता है षड्यंत्र को। मुझे नहीं लग देखिए, ये कहना कि भारत ये कर सकता है वो कर सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन में एक देश सब कुछ नहीं कर सकता है। कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हम नहीं कर सके, आगे देखेंगे किस प्रकार से हालत आती है। लेकिन इसको मैं भारत की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं देखता हूँ। इस प्रकार की चीजें होती हैं फॉरेन पॉलिसी में। ये इंटरनल मामला है बांग्लादेश का और इसको हैंडल करना बांग्लादेश को, उनकी जो अवामी लीग है और उसके जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको करना चाहिए था। लेकिन मैं हमारे समझता बगल हूँ। में अगर इस हाँ, तरह से वोलेटाइल सिचुएशन है, तो क्या वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा नहीं बनेगी? अभी नहीं तो कुछ दिन बाद। नहीं नहीं, ये तो मैं मानता हूँ हमारे लिए तो खतरा बन रहा है। उसके लिए जो हमें कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई अलग है। लेकिन ये कहना कि उस खतरे को निपटने के लिए हम अंदर बांग्लादेश में उनकी फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल अफेयर्स में घुस के चेंज करना या कुछ करना चाहे, वो मैं समझता हूँ भारत के लिए और हानि हो सकता है था। ये करना मैं नहीं समझता हूँ ठीक है। तो जिस प्रकार से जो कार्रवाई हुई है, ठीक है, भारत को ठीक। धक्का लगा है, ये मैं मानता हूँ, हमें हम सबको धक्का लगा है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर अभी एक प्रश्न आ जाता है। वहां पर हमको सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा हम्म। और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर भी फर्क पड़ जाएगा। हम्म। लेकिन ये हम दूसरा, अगर हम इंटरफेयर करते तो जो लॉन्ग टर्म डैमेज होता भारत के इंटरेस्ट को, हम्म। वो मैं समझता हूँ उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता। उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ हाँ जी। इस वक्त प्रोफेसर सौरभ जुड़ गए हैं जेएनयू से, और उनका भी मैं रुख कर लेता हूं। सौरभ जी, बांग्लादेश का मुद्दा बड़ा है। आरक्षण के मुद्दे पर यह सारा आंदोलन हुआ। आरक्षण को लेकर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय रखी। आरक्षण को 5% पे ले आए, 1/3 से। लेकिन पिछले कई दिनों का भी मैं आंकड़ा देख रहा था, जो मैंने अभी अपने बाकी मेहमानों के सामने रखा। 10 साल में प्रति व्यक्ति आय वहां 3 गुना हो गई। करीब 17 करोड़ की आबादी है, 15 साल से सत्ता में है। 20 साल में 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से इस सरकार ने बाहर निकाल भी लिए। फिर ऐसा क्या था कि आरक्षण के मुद्दे पर यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि एक सरकार को पीछे हटना पड़ गया, या सरकार ही बदल गई, अब सेना वहां पर काबिज है? क्या यह उतना ही है जितना हम बात कर रहे हैं, या फिर इससे भी बड़ा लार्जर पिक्चर है जिसका बहुत छोटा हिस्सा हम देख पा रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा कहा कि बांग्लादेश की जो आर्थिक विकास है वो पूरे साउथ एशिया में एक नजर के रूप में देखी जाती है, एक नजीर के रूप में देखी जा रही है। और ये जो विकास है वो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे शेख हसीना जी की जो सरकार थी वो और स्ट्रांग हमेशा होती जा रही थी। और वो सरकार जो भारत के समर्थन में थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे दक्षिण एशिया में जहां चीन का एक पूरी तरह दबदबा है, जहां चीन ने नेपाल को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, मालदीव्स को, सभी देशों को, भारत के सभी पड़ोसियों को अपने चंगुल में रखा हुआ है, वहीं वो बांग्लादेश को अपने चंगुल में कर पाने में सफल नहीं हो पाया। और आपने बार बार अभी हमारे अन्य विश्लेषकों ने भी ये बात उठाई कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अभी कुछ समय पहले चीन का दौरा
पहले ही खत्म करके लौट आई थी, तो वो भी मैसेज बहुत क्लियर था कि बांग्लादेश चीन के चंगुल में जाने को तैयार नहीं है। और यह बात चीन को बिल्कुल नापसंद आई, और उसने ही, मुझे लगता है कि ये जो आपने बार-बार उठाया कि पूरे बांग्लादेश में ये आरक्षण की लहर नहीं लपट उठ रही थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको 30% से जब 5% पे ला दिया, तो उसमें कुछ फिर बातचीत तो उसमें कुछ थी ही नहीं। तो यह जो एक बड़ी पिक्चर है जो बांग्लादेश को कट्टरपंथियों के हाथ में सौंप देने की है, और भारत का जो एक विकास हो रहा है जिसमें एक बांग्लादेश के साथ मिलते हुए क्वाड के साथ भी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ भी, एक आपने देखा होगा कोरोना के समय में भी भारत और बांग्लादेश लगातार साथ खड़े रहे थे, और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो बार-बार भारत का कब में आती भी रही हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना तो चीन को पसंद आई, ना ही वहां के कट्टरपंथियों को, और उसी की एक परिणति आज के इस सैन्य तख्ता पलट में है। और बहुत अच्छा हुआ है कि अभी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं सो भारत में भी आ चुकी हैं, जहां तक विभिन्न न्यूज़ चैनलों पे ये बात आ रही है। और इससे एक समय तक के लिए जहां बांग्लादेश की भी जो भी सरकार बनेगी अभी, वो उनके ऊपर एक दबाव बना रहेगा, क्योंकि जो एक निर्वाचित सरकार है उसको आपने एक तख्ता पलट के जरिए भगाया है, और वो चीजें फिर से वापस आने की संभावनाएं, मुझे लगता है कि भारत और जो अन्य पश्चिमी देश हैं वो लगातार प्रयास करेंगे कि वहां पे फिर से निर्वाचित सरकार बनाई जाए, और जो चीन के मंसूबे हैं और जो वहां कट्टरपंथियों के जो मंसूबे हैं उसको वहां से उनके नापाक मंसूबों को खत्म किए जा सके। लेकिन क्या और इतना आसान अदरवाइज होगा? लेकिन क्या इतना आसान होगा? मेजर जनरल जेके बंसल, आपका भी रुख कर लेता हूं मैं। क्या ये इतना आसान होगा चीन के मंसूबे खत्म कर पाना? क्योंकि मैं जो कुछ भी देख पा रहा हूं भी, जैसे प्रोफेसर सौरभ ने एक बात कही और वो मेरे दिमाग में भी चल रही थी। भारत के आसपास के देशों को जरा सा समझते हैं। पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन के प्रभाव में है। वो हर वो काम कर सकता है जो चीन केवल उससे करने के लिए कहे, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, वो कर देगा। मालदीव वो धीरे धीरे चीन के पूरे कंट्रोल में आ रहा है। श्रीलंका पर आ जाते हैं, वो चीन के हाथों हमन टोटा गिरवी रख चुका था, और चीन के हाथों किस कदर परेशान रहा है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बांग्लादेश की बात आ जाती है, बांग्लादेश भी टूट गया, केपी शर्मा ओली नेपाल में आ गए हैं। तो एक तरीके से क्या ये भारत को घेरने की पूरी तैयारी चीन की अब अमल में आती हुई नहीं दिख रही है? मेजर जनरल जेके बंसल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये चीन की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है जो चीन ने इसको प्लान किया है, और वो कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे कि भारत को नुकसान पहुंचे और भारत की जो जो मित्र देश हैं उनको हटाए। अभी जो बार बार ये कहा जा रहा था कि भारत क्या कर सकता था, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट अभी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी के देश में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बड़ी बात होती है, किसी भी देश को आप अगर एक इंटेलिजेंस जो प्रोवाइड करते रहें कि क्या हो रहा है, उनके बार बार चेताते रहें, तो इसी प्रकार से जो भारत को पहले से वहां अपनी एक अच्छी इंटेलिजेंस रख करके खुफिया जानकारी जो शेख हसीना को मुहैया कराते रहते और उनको चेताते रहते, तो इस तरह से कर सकता है। डीप स्टेट भी तो ऐसे ही करते हैं आजकल। अपेरेंटली तो कोई कुछ करता ही नहीं है कि सामने सामने, अब चाइना कोई सीधे तो कर नहीं रहा है, लेकिन वो उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी वहां पे। सबसे बड़ी जो आजकल आप देखिए, जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, जितने भी प्रदर्शन होते हैं, उसके अंदर में जो ताकतें होती हैं वो अच्छा, एक तो उन रूमर मॉन्गरिंग करती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करके, दूसरा पैसा खर्च करती हैं। जितने भी जो जनता आती है वो सबको पैसा पे किया जाता है, और एक साजिश के तहत में एक जो बांग्लादेश के अंदर में भी यही हुआ है कि वहां पर जो रिक्शा वाले, जो ऑटो वाले और जो ड्राइवर और जो उस तरह के जिनको आरक्षण से लेने देने का कोई मतलब ही नहीं है, इस तरह की जो बातें घटना हुई हैं, तो ये सारा कट्टरवाद का है। और एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान है उसके मन में हमेशा ये खटकता रहता है कि उसके जो 95,000 सोल्जर्स ने जो सरेंडर किया था और बांग्लादेश के दो टुकड़े, इसे पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि वो दोबारा इसको पाकिस्तान बना देंगे, पूरी पाकिस्तान बना देंगे जो कट्टरवादिता ला करके। और ये एक भारत के लिए बहुत ही खतरे वाली या सरदर्द की बात है कि दो तरफ सेना का राज्य है और दोनों तरफ होस्टाइल कंट्री हैं, उधर से चाइना है, और जो हालांकि मालदीव अभी जो भारत के पास दोबारा आ रहा है, श्रीलंका भी कुछ समझ पाया है, नेपाल भी कभी अलट पलट होता रहता है, कभी जो है वो इधर जाता है, कभी उधर जाता है। जो लोग जो समझ चुके हैं उनको ये समझना चाहिए। जो जनता है और जो 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 शासक होते हैं उनको पैसे का लालच होता है, कई शासक को,
वो पैसा लेकर के, जैसे मान लिया चीन है, चीन पैसा देता रहा पाकिस्तान को, तो जो पैसा जाता था वो उनकी फौज के पास में जाता था, उसको जो उनके जो शासक थे वो आपस में बांट लेते थे, और अब वो उनका कॉरिडोर भी फेल हो रहा है, लेकिन वो सब चीन की भाषा बोलते थे। और उनको भी इस चीज का पता चलेगा कि हाँ वो उनके अब वहां पे भी ये झगड़ा हो रहा है, लेकिन इनसे कोई लेसन नहीं ले रहा है। अगर बांग्लादेश के जो अभी मौजूदा सरकार है उनको लेसन लें और जो उसको ठीक से चलाएं, तब तो ठीक बात है। और जहां तक रहा भारत का सवाल, भारत तो संबंध अच्छे ही रखना चाहेगा। जब ये जो फौजी गवर्नमेंट जो आर्मी रूल म्यांमार में हुआ, तो उनके साथ में भी ठीक ठीक संबंध रखे, तो जो पॉलिसी है वो देश के साथ में होती है। अगर बाकी जो बांग्लादेश की जो पॉलिसी है अगर वो भारत के साथ में मैच करती हैं, या भारत तो सबके साथ में मित्रता का संबंध रखता है, तो इन को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी ठीक यहाँ काफी टर्मोइल रहेगी, सेना भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ठीक, जी सेना राजू। कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हालांकि वकारुज्जमान जो आर्मी चीफ है उनका ये जरूर कहना है कि हम चीजों को बैक ऑन ट्रैक ले आएंगे। अरविंद तेजावत जी, क्या इतना आसान लगता है बांग्लादेश में अब डेमोक्रेसी का वापस लौट पाना आपको, जिस तरीके से आर्मी चीफ वहां पर कह रहे हैं कि हम चीजों को बैक ऑन ट्रैक ले आएंगे? और दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये ढाका तक लॉन्ग मार्च का आह्वान किया गया था। मीरपुर, शाहबाग, कई कई जगहों से शाहबाग पहुंचने के लिए लोगों को कहा जा रहा था। ये लाखों लोगों का लॉन्ग मार्च था और पिछले कई दिनों से चल रहा था। एक छोटा सा आयोजन करना पड़ता है जिसमें 100 से 200 लोग अगर शामिल हों तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। इतना बड़ा खर्चा कलेक्टिवली कौन कर रहा था? ये मनी पंपिंग कौन कर रहा था कि ये मार्च एक पूरी गवर्नमेंट को हिला देगा जो 15 साल से सत्ता पर काबिज है और मजबूत है? अरविंद